गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का अपना पहला नंबर सेट था जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इसको हम वन शॉट में रिवाइज करने की ट्राई करेंगे आज। विच पीवाईक्यूज लास्ट में पीवाईक्यूज पे हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला अपना टॉपिक जो कि होता है मैटर का। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which is mass, volume, dimension and occupies space is called matter। तो मैटर किसे कहते हैं? जिसके पास अपना मास होता है, वॉल्यूम होता है, डायमेंशन होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर का क्लासिफिकेशन किसे कर सकते हैं? दो टाइप्स कर सकते हैं हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन। एक होता है केमिकली कर सकते हैं हम लोग, एक फिजिकली कर सकते हैं हम लोग। जब हम फिजिकली मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे देन अपने को मैटर का फिजिकल स्टेट मिलेगा, जो कि क्या क्या होता है? सॉलिड होता है, दूसरा वाला लिक्विड होता है, तीसरा वाला गैस होता है। तो ये सॉलिड स्टेट है, इसके पास खुद का क्या है? वॉल्यूम एंड शेप दोनों है। ओके, शेप एंड वॉल्यूम है इसके पास। लिक्विड के पास अपना शेप नहीं है लेकिन क्या है? वॉल्यूम है। एंड ये जो गैस है इसके पास कुछ भी नहीं है, ना शेप है ना वॉल्यूम है। ओके, तो ये जो फिजिकली हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर को, वो कौन से बेसिस पे करते हैं? वो करते हैं हम लोग सबसे पहले तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे एंड थर्मल एनर्जी के बेसिस पे। तो देखो, ये थर्मल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स नेम से ही पता लग गया है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अभी देखो, सॉलिड में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स थर्मल एनर्जी से ज़्यादा होगा, IMF। इस केस में IMF विल बी ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। लेकिन गैसियस स्टेट में देखो, गैसियस स्टेट में क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है तो एनर्जी का पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, तो इसका क्या थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा? किससे? इंटरमोलिकुलर फोर्स से। ओके, तो ये अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। इस बार हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे देन अपने को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मिलेगा अपने को मिक्सर्स, दूसरे नंबर पे अपने को मिलेगा प्योर सब्सटेंस। मिक्सर्स क्या होता है? जब व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, जब दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस कंबाइन इन फिक्स रेशियो, तब हम लोग इसको मिक्सर बोलते हैं। ओके, तो मिक्सर भी दो टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मिक्सर को, बेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग इसको भी दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है होमोजेनियस मिक्सर, इसके बाद यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एंड दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सर, इसके पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ओके, तो इस बार प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का हम लोग डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन फिक्स्ड रेशियो। ओके, तो प्योर सब्सटेंस का हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसमें? एलिमेंट एंड कंपाउंड में। तो क्या एलिमेंट क्या होता है? दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स करके एक कंपाउंड फॉर्म करता है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर इन फिक्स्ड रेशियो में होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इस बार हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट का भी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो कि इसी तरह ही दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन फिक्स्ड रेशियो। ओके, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं अभी। एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर मैटर होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और यूनिट ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मोर देन वन एटम which has independent existence, जो खुद इंडिपेंडेंट तरीके से एक्सिस्ट करता है। लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग दे सकते हैं H2O, H2, N2, O2 एक्सेट्रा। एंड ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है एटम्स, इसका खुद का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इधर में लिख सकते हो which has नहीं, which may or may not have independent existence। तो क्या आप लोग बता सकते हो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एटम्स का एग्जाम्पल कुछ भी बस जिसके पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल पड़ेगा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा भी कोई पार्टिकल आ जाएगा जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिक्स नहीं है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। लेकिन मॉलिक्यूल में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो ये एटम्स है, ये मॉलिक्यूल्स है। तो अभी ट्रांसफर कैसे करेंगे एटम्स से लेकर मॉलिक्यूल्स तक, या फिर मॉलिक्यूल से एटम तक? अगर आपको एटम दिया है और आपको मॉलिक्यूल निकालना है तो हमेशा डिवाइड करो एटॉमिसिटी से। देन मॉलिक्यूल्स दिया है एटम से, हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से। तो अभी बात है ये एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। इस बार हम लोग देख लेते हैं सारे एटॉमिक पार्टिकल्स को।
जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एक सेकेंड गाइस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पहला तो इधर हम लोग लिख लेते हैं मास, चार्ज, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज। ओके, तो सबसे पहला अपना सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव मास कितना होता है 1/1837 AMU होता है, यानी कि प्रोटॉन के मास के 1837 टाइम्स छोटा होता है ये। ओके, तो रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा -1। दूसरे नंबर पे कितना आता है प्रोटॉन, या फिर इसको E+ इसे भी लिख सकते हैं हम लोग प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। जो चार्ज होता है प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन का ही बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, रिलेटिव मास कितना होगा 1 AMU, और रिलेटिव चार्ज कितना होगा +1। थर्ड प्लेस पे होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। एंड चार्ज न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन हमेशा। रिलेटिव मास प्रोटॉन के मास के बराबर एंड रिलेटिव चार्ज फिर से 0। तो ये था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अभी हम लोग देखेंगे आइसोटॉर्म्स को। आइसोटॉर्म्स, आइसो का मतलब क्या होता है सिमिलर। ओके, तो सिमिलर टर्म्स को हम लोग देखेंगे इस बार। सबसे पहले आइसोटोप्स, पी से याद कर लो गाइस, पी से क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर, यानी कि जेड सिमिलर, जेड+ सिमिलर। जेड+ मतलब क्या, एटॉमिक नंबर सिमिलर है। जिसके पास ऐसे स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज जिसका एटॉमिक नंबर सिमिलर है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आइसोटोप्स। ओके, तो आइसोटोप्स में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का, सिग्मा ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास बनी 100। तो ये अपना फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का आइसोटोप्स के लिए। दूसरा वाला आइसोटोन्स होता है आइसोटोन्स, उसके पास सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ओके, जिसका न्यूट्रॉन का नंबर स्ट्रिंग केमिकल स्पीशीज का सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रॉन सेम, आइसोटोन्स बोलेंगे। उसके बाद थर्ड पे आएगा आइसोबार्स, बोथ, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर, यानी कि एटॉमिक मास सिमिलर सेम। ओके, तो जिसका एटॉमिक मास सेम होगा इसको हम लोग आइसोबार्स बोलेंगे ऐसे केमिकल स्पीशीज को। फोर्थ नंबर पे आएगा अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता लग चुका है अपने को क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। फिफ्थ नंबर पे अपने पास आएगा आइसो स्टार्स। आइसो स्टार्स क्या होता है गाइस, एटॉमिसिटी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ऐसे केमिकल स्पीशीज का एटॉमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इसको हम लोग आइसो स्टार्स में रखते हैं। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट आइसोटॉर्म्स वो होता है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होता है गाइस, सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का, या फिर प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का, क्योंकि ये किस में है मैग्नीट्यूड में लिख दिया है हमने। ओके, तो आइसोडायफर्स का सेम n-p या फिर p-n होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का गैप सेम होता है आइसोडायफर्स का। तो अपना आइसोटॉर्म पे हो गया। इस बार हम लोग केमिकल लॉस को करेंगे। लॉ का पहला लॉ होता है डाल्टन से एटॉमिक लॉ, फिर डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी भी होती है, इसको जॉन डाल्टन ने दिया था। ओके, तो पहला है एटम्स एट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। फिर क्या कहते हैं ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, सिमिलर एलिमेंट्स हैज same element has similar atoms, similar kind of atoms, different element has different kind of atoms. And at last fourth में इसमें क्या कहता है, atoms of same or different element combine to form compound, combine in a fixed ratio to form compound. Atoms of same or different combined in a fixed ratio to form compound. Okay, लेकिन डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन Gay-Lussac's laws of this body. अभी हम पढ़ेंगे Gay-Lussac's laws of this body, जिसको क्या कौन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो दूसरा हम लोग केमिकल लॉस देख लेते हैं, लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन।
लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ एटम्स, sorry, the ratio of mass of atoms of same compound is always constant. बस इसका मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने H2 लिया एक पोंड से और H2 लिया मैंने एक रिवर से, तो जो दोनों का H2 का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम होगा, यानी कि 2H एंड 1 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का 16 एंड 2 ऑक्सीजन का 2, ये दोनों में सेम होगा, 216 216 के रूप में ही रहेगा। इसी को बोला है इसने द रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम्स ऑफ सेम कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, इजी सा लॉ है। तो एक बार हम लोग थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाले जो कि लॉ है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ। व्हेन टू और मोर two elements combine to form more than one compound, they combine in a fixed ratio. जैसे देखो इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, तो डेफिनेशन पढ़ लो। व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, they combine in a fixed ratio. ओके, तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया और मैंने ऑक्सीजन ले लिया, H2 और O2 ले लिया मैंने। अभी देखो मोर देन वन फॉर्म करके H2O फॉर्म किया एंड H2O2 फॉर्म किया। ओके, तो अभी देखो ये जो पहला वाला है हाइड्रोजन, ये तो कांस्टेंट रह गया ना, लेकिन ऑक्सीजन इसमें कितना एटम है? 1:2 के रेशियो में कंबाइन किया, इसमें 1 एटम इसमें 2 एटम, यानी कि इसको हमने बोला है कि फिक्स्ड रेशियो बाय होल नंबर, इधर बाय होल नंबर हम लोग लिख देना है। ओके, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, they combine in a fixed ratio by whole number. ओके, इसके बाद फोर्थ अपना लॉ जो है वो है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या है? ये लॉ क्या बोलता है? व्हेन टू गैसेस combine to form gases, they combine in simple whole number ratio by volume. ओके, तो ये क्या वॉल्यूम की होल नंबर रेशियो से वन दो गैसेस, यानी कि दो गैसेस अगर कंबाइन करके एक गैस ही बना रहा है तो उन सब का वॉल्यूम क्या एक होल नंबर रेशियो में रहेगा, ये बोला है गे-लुसाक्स लॉ। और ये इसको कौन सा लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकता? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस लॉ, एक्सप्लेन दिस लॉ। ओके, फिफ्थ नंबर पे आप लोगों का जो लास्ट लॉ है केमिकल लॉ वो है एवोगैड्रोस लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है? सेम वॉल्यूम मॉलिक्यूल, सॉरी सेम वॉल्यूम compound has same number of molecules, सेम वॉल्यूम गैसेस। ओके, वॉल्यूम कंपाउंड नहीं होगा, ये सिर्फ गैसियस कंपाउंड के लिए होगा। ओके, सेम वॉल्यूम गैसेस हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर ए एक क्या है गैस है, इसका वॉल्यूम है लाइक 1 मीटर क्यूब, देन आपका बी एक गैस है जिसका भी वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, एंड ए एंड बी में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा वो सेम रहेगा, नॉट नंबर ऑफ एटम्स। ओके, दैट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम रहेगा। इधर कभी एसेशन रीजन में नंबर ऑफ एटम्स अगर दे दिया जाता है तो एटम्स बड़ा चला जाएगा, मॉलिक्यूल सही हो जाएगा। ओके, तो अपना केमिकल लॉस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक मास को। मास का डेफिनेशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि 1C12 एटम का, यानी कि कार्बन का जो 12 एटॉमिक मास का आइसोटोप है उसका 1C12 एटम्स 1/12 मास, इसको हम लोग 1 एटॉमिक मास बोलते हैं। एक C12 एटम का 1/12 पार्ट ऑफ मास को हम लोग 1 एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके, तो एटॉमिक मास हम लोग कैसे लेते हैं? एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, एक डेफिनेशन के रूप में एक C12 एटम का 1/12 पार्ट ऑफ मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट में सीखते हैं हम लोग, जो कि इस चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट होता है। मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल, मोल को हम लोग N से भी डिनोट करते हैं। 1 मोल यानी कि इसको नंबर ऑफ एवोगैड्रो भी बोलते हैं, एंड ए इसका वैल्यू होता है 6.0 इंटू 10⁻23, तो 6 इंटू 10⁻23 भी बोल सकते हैं हम लोग 1 मोल को। ओके, लेकिन ये जो 1 मोल होता है और डेफिनेशन के रूप में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का 3 फार्मूला है मोल निकालने का। तो सबसे पहला फार्मूला गिवन वेट अपने मोलर मास, दूसरा फार्मूला होता है मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन में एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करें। थर्ड नंबर पे अपना आता है मोल्स, जो कि गिवन वॉल्यूम, अपन में वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख दो। जो प्रेशर वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? 22.4।
ओके। तो मोल निकालने का कुछ की फॉर्मूला, ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो हम लोग गैसेस में अप्लाई होता है, बाकी तीन हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट भी हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट को। तो इस बार हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन कॉन्सेप्ट। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, इधर एटॉमिक मास इनटू, अगर एटॉमिसिटी है तो एटॉमिसिटी भी, तो अगर 1 है तो भी इनटू एटॉमिक मास से डिवाइड लिख सकते हैं, सिर्फ एक से ज़्यादा, यानी कि एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100%। तो इस तरह से अपने को मिल जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ओके, तो इस बार मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एमएम। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं इस तरीके से, ऊपर में 100 आ जाएगा अपना, नीचे आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन इनटू एटॉमिक मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला। तो इस बार हम लोग देख लेते हैं स्टोइकोमेट्री, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चल सकता है स्टोइकोमेट्री का कुछ भी क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इससे लिख दो, एन लिख दो, मोल्स, नीचे होगा गिवन, ऊपर होगा फाइंड, इधर भी लिख दो नीचे गिवन, ऊपर में होगा फाइंड। तो ये है फॉर्मूला स्टोइकोमेट्री का। ओके, तो इस बार हम लोग लिख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है रिएक्टेंट which used completely in the reaction, और ये लिमिटिंग रिएक्शन में डिसाइड करता है कि रिएक्शन का मेन होता है ये लिमिटिंग रिएक्शन रिएजेंट सॉरी, और ये डिसाइड करता है कि कितना मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा, ये सब। तो कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को, मोल्स अपने एससी, इसका रेशियो इसका सबसे लोएस्ट होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ओके, इस पर एक्सेस रिएजेंट देखते हैं। तो एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट होता है रिएक्टेंट व्हिच डू नॉट यूज कंप्लीटली इन द रिएक्शन, मतलब एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली यूज नहीं होता। ओके, तो इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, एनएससी इसका हाईएस्ट होगा। तो एक्सेस रिएजेंट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ सॉरी एक रिएक्शन के बाद अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लिफ्ट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जो टोटल मोल्स था, टोटल जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड मोल्स यूज्ड इन द रिएक्शन। ओके, स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन में कितना मोल यूज हो, टोटल मोल्स से माइनस कर दो, तो अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लिफ्ट का फॉर्मूला ये होता है। तो हमने स्टोइकोमेट्री भी कर लिया है। इस बार हम लोग देखते हैं दो कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। प्योरिटी कॉन्सेप्ट, तो उसको परसेंटेज प्योरिटी से लिखते हैं हम लोग, मास ऑफ गिवन रिएक्टेंट, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट इनटू 100%। ये हो गया था परसेंटेज प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट। एंड ईल्ड कॉन्सेप्ट, परसेंटेज ईल्ड से डिनोट करते हैं इसको। ईल्ड कॉन्सेप्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, नीचे थ्योरेटिकल ईल्ड, ऊपर एक्चुअल ईल्ड इनटू 100%। ओके, तो ये जो थ्योरेटिकल ईल्ड होता है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, स्टोइकोमेट्री से निकालते हैं। तो प्योरिटी कॉन्सेप्ट, ईल्ड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अभी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इसके बाद इन्फॉर्मेशन है, कितना कम करेगा। तो अपना एक कॉन्सेप्ट होता है इधर वेपर डेंसिटी वाला। तो देख लेते हैं वेपर डेंसिटी क्या होता है। वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास पर में 2, मोलर मास को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। इस बार उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहले फ्रैक्शनल टर्म्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, जिसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक बीच में होता है, 0 to 1। ओके, तो जो फ्रैक्शनल टर्म्स होते हैं, देखो लेट्स सी a प्लस b दोनों मिलकर ab कंपाउंड बना लिया। तो अभी मोल फ्रैक्शन इसका देख लेते हैं हम लोग, इसको काई से डिनोट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो मोल्स ऑफ बी सिमिलरली क्या हो जाएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी ऐसा हो जाएगा। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग देख लेते हैं मोलालिटी को। व्हाट इज मोलालिटी, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उनमें वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो नंबर मोल्स, ये तो मोल में होगा, ये किसमें होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होता है। ये है मोलालिटी का फॉर्मूला। ओके, मोलालिटी का हम लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट उनमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 उनमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये है मोलालिटी का एक और फॉर्मूला। इस बार थर्ड वाला हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख लेते हैं, जो कि है अपना स्ट्रेंथ। ऐसे डिनोट किया जाता है स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन लीटर में होगा वॉल्यूम, एंड वेट किस में होगा, ये ग्राम में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये किलोग्राम में नहीं होता, ये ग्राम में आता है। तो सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। ओके, तो फोर्थ नंबर पे हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कि अपना मोलालिटी। सॉरी मोलालिटी तो हमने कर लिया ना, मोलारिटी इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है।
ये जो मोलर की वाटर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और उनमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर एंड ये मोल के लिए होगा। ओके, ये होता है मेन फार्मूला। अभी देख लेते हैं कुछ इसका मोलरिटी का केसेस देख लेते हैं। केस 1 देख लेते हैं हम लोग। ये सॉल्यूशन इज एडेड टू वाटर ओके, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेट कर लिया। सबसे पहले ये हम M1V1 तो उसका थोड़ा वाटर ऐड कर लिया। इसके बाद इसका हो गया M2V2। ये दोनों कांस्टेंट रहता है, यानी कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2 रहता है। ओके, कोई भी सेंस नहीं होता, M भी कांस्टेंट रहता है, मोलरिटी टू वॉल्यूम। इसके बाद केस 2 पे हम लोग देख लेते हैं मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। ओके, दो सॉल्यूशन का मिक्सिंग में क्या होगा, ये था एक M1V1 का सॉल्यूशन प्लस फिर हमने ऐड कर लिया एक और M2V2 का सॉल्यूशन। देन ये हो जाएगा जो मिक्सर वाला सॉल्यूशन, मोलरिटी भी मिक्स में रहेगा, वॉल्यूम भी मिक्स में रहेगा। तो इसका मोलरिटी मिक्स में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 ऊपर में V मिक्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, फॉर्मूला होता है। ओके, मोलरिटी का केस भी देखिए। अभी मोलरिटी का कुछ फॉर्मूला, मोलरिटी उसके बाद स्ट्रेंथ के बेसिस में निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला मोलरिटी के बेसिस में, मोलरिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, उसके बाद मोलरिटी इक्वल टू 10 इंटू वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी ऊपर में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो मोलरिटी है ना गाइस, इसको हम लोग फॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। फॉर्मेलिटी सिमिलर है फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो वैसे अभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो एडिशनल से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस कुछ यूनिट की बात होती है, तो हम लोग देख लेते हैं यूनिट को, सारी यूनिट को। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होती है गाइस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होती है अपना 1 मिलीलीटर, और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1 इंच इक्वल टू हो जाए 2.54 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये सब आपको आता है। एंड हम एक ही साथ कर लेते हैं कुछ। 1 लीटर ATM होता है 101.3 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अपना -1.6 × 10⁻⁹ जूल। इसके बाद 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल के बराबर। 1 कैलोरी होता है अपना 4.2 जूल। देखो ये जो केसेस में पी इक्वल टू एनआर का फॉर्मूला मिलता है ना, तो ये जो आर है, आर का वैल्यू कितना होता है, अगर जूल के बेस में लिखे तो 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, और कैलोरी के बेस में लिखे तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और अगर किलोजूल के बेसिस में लिखे तो 1/12 किलोजूल पर मोल पर केल्विन। ये देखो 1 ATM और बार इक्वल टू 10⁵ फर्स्ट होता है। सब इंपॉर्टेंट यूनिट था जो कि हमने याद कर लिया है। अभी कुछ इस वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वॉल्यूम मेजरिंग जो कैंसेट में क्या है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं डिवाइस होते हैं, वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस। तो क्या होगा वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस, सबसे पहले तो होगा बुलेट, सेकंड नंबर पे होगा पिपेट, बुलेट पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। एंड फोर्थ नंबर सॉरी खत्म होगा पेन था तो पेन यूज करके। फोर्थ नंबर क्या, बुलेट पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ओके, यू हैव सम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस। इसके बाद मेडिसिन लिख लेते हैं कुछ। सबसे पहले USA, ये होता है फर्टिलाइजर्स। USA से याद कर सकते हो फर्टिलाइजर्स को। ओके, तो U से क्या होता है यूरिया, S से क्या होता है सोडियम सल्फेट, A से क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अमोनियम नाइट्रेट ये हो गया फर्टिलाइजर। उसके बाद सिस्प्लेटिन एंड टेक्सॉल, ये अपने को कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है। ये दोनों मेडिसिन कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। उसके बाद AZT, इसका फुल फॉर्म होता है एजिटोथाइमिडाइन, एजिटोथाइमिडाइन। इसका हम यूज़ करते हैं HT थेरेपी में। ओके, एड्स को प्रिवेंट करने के लिए एजिटोथाइमिडाइन का यूज़ होता है। मेडिसिन भी हमने देख लिया। फिर सम टेम्परेचर स्केल देख लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर का 3 ही स्केल होता है, फ़ारेनहाइट होता है एक, उसके बाद एक केल्विन होता है एंड 1 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो जो फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करने का एक तरीका क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेने का ये एक तरीका है। उसके बाद केल्विन को डिग्री सेल्सियस से केल्विन तक लाने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। डिग्री केल्विन केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये फॉर्मूला है। जैसे केल्विन है ना, भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, केल्विन कैन नॉट बी नेगेटिव। जो नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी है, हाँ टेम्परेचर का कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओके,
बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में हम लोग लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन होता है क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन को n × 10 टू द पावर n प्लस लिखा जाता है किसी भी नंबर को। ओके, तो n क्या होना पड़ेगा, n एक नंबर होना पड़ेगा जो कि 0 से लेकर 9 के बीच होना पड़ेगा। इसको 9 के नहीं 10 के बीच में 10 से होता है n से बड़ा। और ये जो है ये एक्सपोनेंट होता है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। n होता है डिजिट यानी कि n को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, साइंटिफिक नोटेशन भी हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि 1 ग्राम एटम ऐसा क्या होता है, देन 1 मोल्स ऑफ एटम इसके बारे में। एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या है, मतलब 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट 3-4 कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। आ जाओ। मैं अपने को लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी का। प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी लिख लेते हैं हम लोग। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रू वैल्यू एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी होता है एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू। प्रेसिशन होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स। प्रेसिशन एक्यूरेसी हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो, ये जो वॉल्यूम होता है ना इक्वल टू जो मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम सॉरी वो होता है 22.4 लीटर। तो इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम। इसके सारे 22.4 हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा मोलर मास। एक और मोलर मास निकालने का अपने को ट्रिक मिली है, मोलर मास इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इंटू 22.4। पूरा का पूरा चैप्टर हमने कवर कर दिया है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये दूसरे वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवाइज करेंगे, तो आज के लिए इतना ही बस। एक सेकंड गाइस, लास्ट में एक कॉन्सेप्ट ना रह गया, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, जो है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस अपने को देखने को मिलता है वो है CO2। CO2 के बाद आता है अपने पास CH4, उसके बाद आता है अपने पास N2O, उसके बाद आता है अपने पास सबसे कम N2O सबसे कम होता है CFCS, देन आता है N2O। ओके, तो ये जो CO2 है ये 60% होता है, CH4 20% होता है, CFCS 14% होता है, नाइट्रोजन 6% होता है। तो इधर अपना चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आप लोग PI को कर लेना आराम से, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।